Hello students, today we'll be discussing our next topic in the chapter Reaching the Age of Adolescence. In previous video, we have already discussed about the role of sex hormone, that is testosterone and estrogen. We have also talked about menstrual cycle, menarche and menopause. Today we'll be starting with the topic how the sex of a baby is determined. कि जब एक बच्चा पैदा होता है, होने वाला होता है, तो क्या फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि बेबी मेल में बोर्न होगा या फिर फीमेल, कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये कैसे पता चलता है, ये कौन सा फैक्टर है जो इस चीज को डिटरमाइन करता है। तो द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, मतलब क्या है, क्रोमोसोम है जो एक बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करता है कि वो मेल में बोर्न होगा या फिर वो फीमेल में बोर्न होगी। तब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए ना। तो अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है तो हमने एक कंपोनेंट इसका लेबल किया करते थे हम, दैट इज न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते थे, न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस ऑफ सेल है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एकदम धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जब ये अपनी फ्री फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में होते हैं तो ये कुछ धागे को आप उलझा दो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। और जब ये अपनी कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब कंडेंस हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं साइज में, रिड्यूस हो जाते हैं, आप कह सकते हो। तो ये आपका हो गया क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम तो होगा ही होगा। एंड थ्रू क्रोमोसोम्स वी इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम बोलते हैं ना कि हमारी शक्ल मम्मी में मिलती है, पापा में मिलती है, आंखें मम्मी जैसी हैं, नाक पापा जैसा है। ये सारी चीजें हम क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं हमारे पेरेंट्स से, है ना, हमारे मदर या फिर फादर से मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं। तो ये कैरेक्टर्स कहाँ से आए हमारे अंदर, ये इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी ने तो कैरी की होगी ना। तो दैट इज क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम मदर एंड फादर, और वही इंफॉर्मेशन चाइल्ड में आ जाती है, बच्चे में आ जाती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अभी आप इतना जानो कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते होंगे। अभी आपको क्रोमोसोम तो समझ में आ गया कि ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स आर 46, ठीक है। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। अब 46 को आप क्या लिख सकते हो, 23 पेयर्स, है ना। पेयर में अगर हम बात करें तो 23 पेयर हो गए, और अगर इंडिविजुअली हम काउंट करें तो देयर विल बी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे डॉग है, कैट है, और दूसरे एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, इनमें ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। 46 की अगर हम बात कर रहे हैं, 46 या फिर 23 पेयर्स, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और वी कैन से देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है बच्चे। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है, इतना तो आपके समझ में आ गया। अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करने लगूं तो ये क्या हो गया, ये 1 पेयर, एक पेयर हो गया ना। और अगर मैं वैसे काउंट करूं तो 1 2, टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, ये ऐसे 2 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन पेयर में बात करूंगी तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ऐसे ही आप इमेजिन करते चलो, देयर विल बी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे मानते चलो हमारी बॉडी के न्यूक्लियस में ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और इंडिविजुअली हम उनको काउंट करेंगे तो देयर विल बी 46 क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है। नाउ आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब बात यह है कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से 2 क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स
2 chromosomes are called sex chromosomes. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, 22 पेयर प्लस 1 पेयर अलग है। टोटल हमने बात की थी ना, 23 क्रोमोसोम की बात की थी, 23 पेयर की बात की थी, तो 22 एक तरफ लिख लो, एक क्रोमोसोम अलग लिख लो। ठीक है, तो ये जो 22 है इनका भी कुछ नाम होगा ना, इनको भी हम कुछ कहेंगे। जैसे इसको हमने क्या बोल दिया कि दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो 22 बच गए, दे आर कॉल्ड ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स। ऑटोजोम्स या फिर ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स कहलाएंगे ये। तो इतनी बात क्लियर है कि आउट ऑफ 23 पेयर्स 1 पेयर इज डिफरेंट एंड दिस पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो 1 पेयर है ना सेक्स क्रोमोसोम का, यही डिटरमाइन करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, ठीक है, या फिर मदर एंड फादर, तो यहां बात करेंगे मेल की, यहां बात करेंगे फीमेल की। इन फीमेल्स देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम्स। जो एक पेयर हमने सेक्स क्रोमोसोम की बात की थी, वो फीमेल में क्या होगा, एक्स होगा, डबल एक्स। ठीक है, एक्स एक्स ये पेयर हो गया ना, तो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो 2 क्रोमोसोम्स हो गए, 1 एंड 1। ठीक है, ऐसे ही अब मेल्स में भी कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, तो मेल्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। इतनी बात क्लियर है कि मेल एंड फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। फीमेल में अगर ये एक्स एक्स है तो मेल में ये एक्स वाई है। डिफरेंट क्या है, एक्स तो फीमेल में भी है, एक एक्स मेल में भी है, लेकिन मेल के पास एक वाई क्रोमोसोम है जो कि फीमेल के पास नहीं है। नाउ दिस मेल एंड फीमेल विल फॉर्म द गैमेट्स, है ना, गैमेट फॉर्म करते हैं। हमने बात की थी एग एंड स्पर्म की, तो ये गैमेट कैसे फॉर्म होंगे, अब क्या फॉर्म होगा, एग फॉर्म होगा ना, समझ लो ये एग है एंड इट विल कंटेन द एक्स क्रोमोसोम, लेकिन सिंगल सिंगल एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेंगे। इसका रीजन अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी, अभी आप इतना समझो। ऐसे ही जो स्पर्म बनेंगे उनमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बनेंगे। यहां पे हम लिख देते हैं दीज आर एक्स, ठीक है, एंड दीज आर स्पर्म। ठीक है, ये मेल का कंपोजिशन है, ये फीमेल का कंपोजिशन है। फीमेल में 2 एक्स प्रेजेंट होते हैं एंड मेल में 1 एक्स एंड 1 वाई प्रेजेंट होता है। तो अब आप ऐसा इमेजिन करो, हमने क्या फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस पढ़ी थी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब इनका फ्यूजन होना है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। चलो अब इस प्रोसेस को देखते हैं। फर्स्ट विल टेक दिस एक्स क्रोमोसोम एज ए स्पर्म, कि ये जो स्पर्म है मेल का, इट कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम इसको यहां लिख लेते हैं। एंड फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पे इसका कॉम्बिनेशन हम लिख लेते हैं। तो जो क्रोमोसोम है ये क्या बन गया, ये जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन हो गया ना, ये भी एक गैमेट था, ये भी एक गैमेट था। यहाँ पे आप गैमेट भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन में ना आओ। ठीक है, ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दैट इज स्पर्म एंड इट इज ओवा और एग। एग को ही हम क्या बोलते हैं, ओवा। इसमें भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने क्या बात की थी कि जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद में फीटस बनता है, उसके बाद में बेबी बोर्न हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम आ चुके हैं, नाउ दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बच्चों, आपको 2 एक्स दिखाई दे रहे हैं, और 2 एक्स किस में पाए जाते हैं, फीमेल में। मीन्स द चाइल्ड विल बी बोर्न एज फीमेल, लड़की पैदा होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मान लो ये कंडीशन तो समझ में आ गई, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड कंडीशन विल बी
अगर यहां से X ना आकर स्पर्म से Y अगर आ जाता है, इमेजिन करो ये Y आ गया है, ठीक है, और यहां से दोनों में से कोई भी X आ सकता है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही X हैं, तो कोई भी X आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब कंपोजिशन क्या हो गया, जाइगोट का ये जाइगोट बन गया ना, यहां पे कंपोजिशन क्या हो गया कि एक X है और एक Y है। तो अभी आप यहां पे देखो मेल में क्या होता है, X एंड Y क्रोमोसोम, X एंड Y क्रोमोसोम होगा तो मेल में बोर्न होगा, जो बेबी होगा वो मेल बोर्न होगा, ठीक है, मतलब लड़का पैदा होगा। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि फीमेल के पास तो दोनों ही X हैं, तो इट डू नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब दोनों ही X हैं तो कोई भी एग फ्यूज हो जाए, दोनों के पास में तो एग ही है, तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं पता चलेगा कि मेल पैदा होने वाला है या फीमेल पैदा होने वाली है। पता कहां से चल रहा है, पता हमें यहां से चल रहा है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आया स्पर्म में, देखो जो स्पर्म है 50% ऑफ स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ स्पर्म्स कंटेन वाई क्रोमोसोम, ठीक है, इक्वल रेशियो में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फ्यूज करता है ओवा के साथ में, एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग। अब वाई कंटेनिंग, वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म अगर फ्यूज कर रहा है तो मेल पैदा हो रहा है, मतलब व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज द फादर, जो फादर है उसका वाई गैमेट, जो वाई क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर रहा है कि व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा क्या पैदा होगा, मेल या फीमेल। इतनी बात क्लियर है बच्चों? एक बार रिपीट कर देती हूं। मेल्स में देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहाँ होगा, ठीक है, हर एक सेल में, ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर हर सेल में। अब आप ये मत सोचना कि क्या ये हमारे स्किन के सेल में नहीं होंगे, हेयर के सेल में, आईज के सेल में, ओवरीज, टेस्टिस, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी सेल से ही तो बनी है, सब में इतने क्रोमोसोम होंगे और उनमें भी 22+1 दैट इज सेक्स क्रोमोसोम भी होगा। लेकिन पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओवरीज में होता है। तो वहां पे ये जो XX और XY वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर 23 पेयर थे टोटल, तो 23 यहां और 23 यहां आ जाएंगे। अब बच्चों एक छोटी सी गलत फहमी हो जाती है या फिर कंफ्यूजन कह लो, कि बच्चा ये सोचेगा कि सिर्फ X एंड Y क्रोमोसोम ही आ रहे हैं, बाकी के 22 नहीं आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो 22 पेयर थे ना, जो 22+1, ये जो +1 वाला है ना, इनकी बात तो हमने कर ली, ठीक है, लेकिन ये जो 22 है ना, ये भी साथ में ही आते हैं, लेकिन 22 तो पूरे एक जैसे ही हैं, इनमें तो कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसीलिए हमने ये 22 नहीं बनाए हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ बात कर ली है सेक्स क्रोमोसोम्स की, क्योंकि उन्हीं से फेट ऑफ द चाइल्ड दैट इज सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिसाइड होता है। तो इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को। अब सेम बात हम लिख लेते हैं। अब इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना? अभी समझा है कि फादर हैज XY क्रोमोसोम्स एंड मदर हैज XX क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, if X chromosome of father fuses with X chromosome of mother, then the child born will be female,
देखो, जो बात मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाई वही बात हमने लिख ली है कि ये बात हमें पता है कि जो मेल है दैट इज फादर, इट कंटेन्स XY क्रोमोसोम एंड इन फीमेल मदर कंटेन्स XX क्रोमोसोम। अब ये बात मैंने लिख दिया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या था? फ्यूजन ऑफ गैमेट। इफ X क्रोमोसोम ऑफ फादर, फादर की जगह आप मेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने फादर लिख दिया यहाँ पे। इफ X क्रोमोसोम ऑफ मेल फ्यूजेस विद X क्रोमोसोम ऑफ मदर, सेम यहाँ पे मदर की जगह आप फीमेल भी मेंशन कर सकते हैं, देन द चाइल्ड बोर्न विल बी फीमेल। अभी हमने बात की थी ना, अगर XX गैमेट फ्यूज होगा तो इट विल बी ए फीमेल बेबी, है ना, लड़की पैदा होगी। अब से दूसरी कंडीशन क्या होगी? इफ द Y क्रोमोसोम of father fuses with female or mother, X chromosome of mother then the child born will be male, क्योंकि X Y का फ्यूजन हो रहा है, X फ्रॉम द फादर Y फ्रॉम द फादर एंड X फ्रॉम द मदर। तो ये वाली कंडीशन भी आपको क्लियर होगी। जो बात हमने अभी डायग्रामेटिकली समझी थी वही सेम कहानी मैंने यहाँ पे लिख दी है, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास फाइनल क्वेश्चन आता है कि किसका क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ये बात भी वैसे हमने डिस्कस कर ली है, इसको भी लिखेंगे कि कौन सा क्रोमोसोम है, Y या फिर X, जो डिसाइड करता है कि लड़की पैदा होगी या फिर लड़का पैदा होगा। देन द फाइनल डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम इज Y, ठीक है। तो इट इज द फादर हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि लड़का पैदा होगा कि क्या लड़की पैदा होगी। पर हमारी सोसाइटी में हम लड़की पैदा होने पर फीमेल को ब्लेम करते हैं, है ना। किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाती तो मदर को बोला जाता है, मम्मी को बोला जाता है कि इसने लड़की पैदा कर दी। बट अब आपको समझ में आ गया होगा, इट इज नॉट द मदर। मदर के पास तो दोनों ही X क्रोमोसोम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा X क्रोमोसोम फ्यूज होता है। लेकिन फादर से फर्क पड़ता है कि अगर Y फ्यूज हो गया X के साथ में तो इट विल बी मेल, अगर फादर से अगर X क्रोमोसोम फ्यूज हो गया मदर के X क्रोमोसोम के साथ में, देन इट विल बी ए फीमेल। इतनी बात क्लियर है आपको? तो ये लास्ट लाइन और आप लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इट इज द फादर्स क्रोमोसोम अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ इज सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, कि मेल पैदा होगा फीमेल पैदा होगी। अब आपको कंडीशन पता है, अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट में हमें कुछ हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करना है। अब आप स्क्रीन पे देखो बच्चों, एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें कि कुछ ग्लैंड्स के नाम मेंशन हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ब्रेन से जस्ट अटैच्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, जो कि आपके गले वाली लोकेशन पे, जो गर्दन है वहां पे पाया जाता है। उसके नीचे आप देखोगे तो पेनक्रियाज आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे वाले रीजन में पाई जाती है। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा एड्रीनल, एड्रीनल का दूसरा नाम है रीनल, ठीक है। किडनी के जस्ट ऊपर अटैच्ड है ना, ऐसा लग रहा होगा ना किडनी के ऊपर किसी ने दो कैप्स रख दी होंगी, तो वो ग्लैंड है आपका एड्रीनल। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना। तो मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। इतनी बात क्लियर है। अब हमें जानना है कि ये जो ग्लैंड्स है ये क्या सिक्रीट करते हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्या उनका फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, इट इज द मास्टर ग्लैंड, है ना। अपनी पुरानी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड भी बोला था, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स अदर ग्लैंड्स, जैसे कि ये ओवरीज एंड
टेस्टिस को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, किस लिए, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। तो एक हार्मोन का नाम जो बुक में मेंशन है वो हम लिख लेते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कि वो वहां से एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायरोक्सिन। ठीक है, ये हार्मोन का नाम है। अब ये जो थायरोक्सिन है, ये हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक डिजीज हो जाती है, एक बीमारी, एक डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा ना, पहले टीवी में खूब ऐड आता था गोइटर का ऐड, कि यहाँ से गला फूला हुआ है ना, ऐसे गांठ लाइक स्ट्रक्चर, गला ऐसे यहाँ से कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देता था, तो उसको कहते हैं गोइटर। एंड इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, मतलब जिसका थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा है, उसमें ये डिजीज होने के चांसेस हैं। क्या, गोइटर। तो यहीं पे लिख देते हैं डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, deficiency of this hormone causes, ठीक है, गोइटर हो जाता है। तो आपको ये याद करना, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोइटर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको, थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज की लोकेशन आपको पता होगी। देखो बच्चों, कल हमने कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ये जो हार्मोन है, सॉरी, ये जो ग्लैंड्स है, ये दोनों ही एंडोक्राइन है, मतलब दे डू नॉट हैव डक्ट, कोई पाइप नहीं है हार्मोन रिलीज करने के लिए, डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेनक्रियास है, इट इज ए एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है, ये दोनों टाइप का हार्मोन है, मतलब कुछ पार्ट हार्मोन के, जो कुछ हार्मोन्स हैं जो विदाउट डक्ट रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो डक्ट से रिलीज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये करता है इंसुलिन। आपने नाम सुना होगा ना, डायबिटीज हो जाती है इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है, ये सारे ग्लैंड एक से ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं, बट हमारी बुक में सिर्फ इतना ही है। बाकी पूरा डिटेल आप 9th-10th में जाके पढ़ोगे, तब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आप इतना ही जानो कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिसऑर्डर हो जाता है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है डायबिटीज। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन causes डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज किसकी कमी की वजह से हो रहा है, इंसुलिन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड, जो कि हमारी किडनीज के ऊपर लोकेटेड है। तो ये क्या रिलीज कर रहा है, कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन। इसका नाम देखो एकदम इसके जैसा ही, एड्रीनल ग्लैंड है और एड्रीनलिन इसका हार्मोन है। अब ये हार्मोन भी बड़े काम का है। ऐसा समझो कि जब आपके पीछे कुत्ता लग जाए, ठीक है, ऐसा मान लो कि गली में भाग रहे हो और पीछे से कुत्ता लग जाए, तो पसीने छूट जाते हैं, डर लगता है। ठीक है, या कभी स्नेक दिख जाए तो ऐसा कपकपी हो जाती है, ये स्ट्रेस में आ जाते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप स्ट्रेस में आ जाते हो। ये किसकी वजह से, ये एड्रीनलिन की वजह से है, कि ये जो हार्मोन जब बॉडी में रिलीज होता है तो हमारे अंदर क्या आता है, पसीना आएगा, गुस्सा भी आता है, कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस कौन कंट्रोल कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एड्रीनलिन की वजह से। एंड इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जब भी स्ट्रेस में होते हैं तब ये हार्मोन रिलीज होता है, या फिर डर लग रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या इसी हार्मोन को बोलते हैं फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब डरना और डर के भाग जाना। ऐसा काम हम करते हैं ना कि जब डर लगता है तो भाग जाते हैं, तो ये हार्मोन, ये जो फंक्शन है ये यही करवाता है। तो इसको आप लिखोगे ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब जो बाकी की जो दो ग्लैंड्स हैं, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है? टेस्टोस्टेरोन, इट इज ए मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और ओवरीज क्या सिक्रीट करती हैं? ईस्ट्रोजन, इट इज ए फीमेल हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे क्लियर होता है। अब हम कुछ इंसेक्ट की, कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी लाइफ में, उनकी लार्वल स्टेज से एडल्ट बनने में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, उस प्रोसेस में कुछ हार्मोन्स उनको बहुत जरूरी हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं और कौन से इंसेक्ट या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलते हैं, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस की। ये टर्म आपने पहले भी सुना हुआ है, पहले भी पता है, पढ़ा हुआ है, एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे। इससे पहले आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ये चीज मैंने बताई है कि बटरफ्लाई हो गई, सिल्क मोथ हो गए या फिर फ्रॉग हो गए, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली अपने एडल्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं। पहले इनमें एक लार्वल स्टेज देखी जाती है जो एकदम अलग होती है अपने एडल्ट से। उसमें मोल्टिंग होती है, जैसे कि आपका सिल्क मोथ हो गया, बटरफ्लाई हो गई, है ना, ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद जाकर ये अपने एडल्ट जैसे दिखाई देते हैं। तो हम स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉग, ठीक है। अब होता क्या है मेटामॉर्फोसिस? इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लार्वल स्टेज टू अडल्ट, मतलब कि एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें एक लार्वा चेंज हो जाता है एडल्ट में, जैसे कि एक टेडपोल चेंज हो जाएगा फ्रॉग में, ठीक है। जब वो हैच करता है तो वो फ्रॉग जैसा नहीं दिखाई देता है, वो एक फिश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल। तो अब इसके मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में देयर इज ए रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का एक रोल है। अब वो हार्मोन कौन सा है? अब हम बात करते हैं फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड। मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है थायरोक्सिन। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है फ्रॉग में, पर्टिकुलरली हम सिर्फ फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए? थायरोक्सिन चाहिए। अब थायरोक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ चाहिए है, दैट इज आयोडीन, ठीक है। आप पहले टीवी में एड भी देखते थे ना कि आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन, इसको आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा भी सही होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए टाटा नमक का एड भी आता था पहले, ठीक है। वो ये आपको याद रखने के लिए बताया मैंने कि हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही फ्रॉग जिस वाटर में रहता है उसमें आयोडीन भी होना चाहिए। अगर उसमें आयोडीन कम है तो टेडपोल से फ्रॉग बन ही नहीं पाएगा। तो आप सोचो बेचारा पूरा जिंदगी क्या बन के रहेगा? टेडपोल बन के रह जाएगा। तो वाटर में आयोडीन की मात्रा भी होनी चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये काम नहीं करेगा। तो इसके वर्किंग के लिए, इसकी फंक्शनिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? आयोडीन। तो वाटर में क्या होगा? आयोडीन होगा तो क्या हो जाएगा? टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा, ठीक है। तो ये चीज हम लिख लेते हैं। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ thyroxine. If amount of iodine is less in water, ठीक है। तो जो बात हमने बोली थी वही बात हमने लिख दी है कि वाटर में क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन कम होगा तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी फंक्शनिंग रुक जाएगी और जो टेडपोल है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, ठीक है, कि जो हमारी हेल्थ है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्यूबर्टी कब से स्टार्ट हो जाती है? एट द एज ऑफ 12 और 13। तब हमें अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दैट इज हेल्थ किससे रिलेटेड है? मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, हमने ये सारे चेंजेस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
तो इसमें हमें मेन ध्यान रखना है अपनी डाइट का भी, है ना। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ कि लड़कियां डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं कि मोटी ना हो जाए, हम डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं इस एज में जनरली, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस एज में हमें भरपूर मात्रा में अच्छा खाना खाना चाहिए, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। तो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे बैलेंस्ड डाइट का। तो जो बैलेंस्ड डाइट है वो क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीजें आपके खाने में होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या कहलाएगा? एक बैलेंस्ड डाइट, है ना। आप जो डाइट ले रहे हो वो एक बैलेंस्ड वे में है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज्यादा फैट खा लिया, कि सिर्फ घी खा लिया, ऐसा नहीं कभी बहुत ज्यादा चावल या रोटी खा लिया मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया। आपको सारी चीजें एक सही मात्रा में लेनी है, ठीक है। आपके जो फूड है, आपका जो खाना है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो आप देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, एक थाली दिखाई दे रही होगी और उसमें कुछ खाना दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो प्रॉपर खाना है, इट इज न्यूट्रिशनल फूड, दैट इज आपकी बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं हाइजीन के ऊपर, है ना। साफ सफाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, ये भी हेल्थ का हिस्सा है। बॉयज क्या करते हैं, बहुत खेलते कूदते हैं ना गेम्स के पीरियड में और खूब पसीना बहाते हैं और घर में जाके नहाते नहीं है। तो ये क्या हाइजीन हुई? नहीं, हाइजीन नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया आपने, आप तो गंदे ही रहे। और हमने ये भी पढ़ा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो टीनेज वाला पीरियड है आपका, ठीक है, एडोलसेंस वाला पीरियड है, इस टाइम पे हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड, उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है, मतलब वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें उनको मेंटेन भी करना है, कैसे? अपने आप को साफ रख के, है ना। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो क्या करोगे? आप नहाओगे, कपड़े चेंज करोगे, तो आपको नहाना बहुत जरूरी है। एंड सेम फॉर द गर्ल्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप को क्लीन रखना है, डेली नहाना है, टाइम पर आफ्टर 3 to 4 आवर्स आपको पैड चेंज करना है और आपको पैड ही यूज करना है, सैनिटरी नैपकिन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट होता है टॉपिक? हाइजीन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, है ना। अब आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर से बाहर निकलते नहीं होगे। लॉकडाउन तो खैर खुल गया, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से आप घर से बाहर निकलते नहीं होगे और पूरे दिन ज्यादातर आपका टाइम कहाँ जाता है? सिर्फ फोन पे ही जाता है, क्योंकि फोन पे ही आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है। तो आपको सुबह योगा करना चाहिए या फिर थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए, ठीक है। बालकनी में कह लो या फिर आपके घर के आसपास कोई ग्राउंड है तो वहां पे आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और खेलना भी उतना ही जरूरी है फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। उससे आप फिट रहोगे, एटलीस्ट फिजिकली फिट रहोगे, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। जब हम खेल के आते तो हम किसी चीज की फिक्र नहीं करते ना, खेलते वक्त हर चीज भूल जाते हैं। तो जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के बारे में कि हमें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। ये एज कैसी एज है आपकी? जो एडोलसेंस वाली एज है, इसमें हम इनसिक्योरिटीज फील करते हैं, डर लगता है ना, रोने लग जाते हैं, चीजें नहीं समझ में आती कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। तो अगर आपको कोई ऐसा कुछ सजेस्ट करता है कि ड्रग्स लेने से सब अच्छा हो जाता है, सब बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ये आपका व्हाइटनर आता है उसके साथ में जो लिक्विड आता है, कुछ लोग उसको स्मेल करते हैं, तो वो भी ऐसे ड्रग ही काम करता है, जो कि अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, हेल्थ इससे अफेक्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए ड्रग्स का, ठीक है। ऐसे एक डिजीज होती है HIV, है ना, ये कहाँ से कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू द निडल्स, जो निडल शेयर करते हैं ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो निडल शेयर करते हैं, वहां से ये डिजीज भी ट्रांसफर होने का डर है। तो आज हमने कुछ आपका जो चैप्टर है इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।